तो धीरे धीरे जैसे मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया तो धीरे धीरे पता चला कि सीए बोल के कुछ होता है, उसका फुल फॉर्म भी पता नहीं था। अच्छा। तो मैंने 12 भी क्लियर किया, 12 एग्जाम भी मेरा अच्छा हुआ था, मेरा ऑल असम रैंक भी आया था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा था कि नहीं, मैं सीए नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आज की डेट में आज बायजूस और वेदांता के जमाने में लोग 12वीं का एग्जाम पास करने के लिए भी कोचिंग के पीछे भागते हैं। कोचिंग के बिना उनसे 12वीं का भी एग्जाम पास नहीं होता है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर शेखर अग्रवाल, जिन्होंने बिना कोचिंग के सीए के एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर में हम बहुत सी चीजें जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सर ने इतने शानदार तरीके से सीए के एग्जाम को पास किया, वो भी बिना कोचिंग के, एंड क्या क्या चीजें उन्होंने फेस करी इस जर्नी के दौरान, एंड कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण उन्होंने कोचिंग नहीं ली। सारे सीक्रेट्स हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले वेलकम शेखर भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, कि बिना कोचिंग के सीए के एग्जाम को आपने पास किया, वो कोचिंग ना लेने का कारण क्या था? देखो चेतन, मैं बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, जो है तेजपुर। तो मैं अपने सीनियर्स को देखता था, या जो भी मुझसे बड़े हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम मतलब देते थे या कोई भी कोर्स करते थे, तो मतलब एक ये मीथ था कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। मतलब तेजपुर या एक छोटे से टाउन में रहकर कोचिंग करना, मतलब कुछ भी क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे इसका मतलब बहुत दुख था कि मतलब हम लोग जन्म यहाँ पे ले रहे हैं, हम लोग काम भी आके यहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत जन तो ऐसे भी है जो पूरे छोड़ के चले ही जाते हैं। तो जब हम जन्म यहाँ ले रहे हैं तो फिर हम बाहर जाके क्यों मतलब अपना जो टैलेंट है उसको दिखाए, क्यों नहीं अपनी होम टाउन के लिए हम मतलब कुछ करें। सही तो ये मेरे मन में हमेशा से था। और तेजपुर में मैं करीबन 20 साल, जब मैंने सीए ज्वाइन किया तो 20 साल मेरा तेजपुर में हो चुका था। तो मुझे मतलब ऐसा बहुत लग रहा था कि मुझे अगर तेजपुर छोड़ के जाने का मन नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये था कि मैं मतलब बचपन से ही मतलब बहुत जिद्दी टाइप का हूँ। तो कोई भी अगर आपको कोर्स करना है तो आपके अंदर वो पागलपन और जिद्दीपन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त, मतलब जो दोस्त लोग हैं, मैं मतलब मुझे छेड़ते थे कि यार मतलब तो ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा। तो ये मेरे अंदर एक जिद आ गई थी कि मुझे करना है और ये मुझे बिना कोचिंग के ही करना है। तो ये 3-4 जो रीज़न थे, ये बहुत बड़े रीज़न है कि मैंने कोचिंग के लिए बाहर नहीं गया। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल में जो बाकी के लोग थे, उन सभी लोगों ने कोचिंग लिया था या आप अकेले थे? नहीं, सबने कोचिंग लिया था, मैं अकेला था जिसने नहीं लिया। आप अकेले थे? हाँ, और मैं जहाँ तक मुझे पता है, मेरे जो सीनियर्स थे या मेरे जूनियर्स थे, उनमें भी ऐसा मतलब कोई नहीं था जिसने अभी तक बिना कोचिंग के मतलब सीए क्लियर किया है। तो ये आपने एक नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया है। आई थिंक इंडिया में ही मतलब लोग सोचते ही नहीं होंगे कि बिना कोचिंग के हम कोई एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, और यहाँ तक कि ये तो एक बहुत टफ एग्जामिनेशन है। तो आपको कितने अटेम्प्ट लगे थे इसमें? मुझे इंटर और सीपीटी मतलब फाउंडेशन में मुझे 1 अटेम्प्ट लगा था, और फाइनल में मेरा 2nd अटेम्प्ट में हुआ था। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो पहले से ही आप स्टडी में मतलब आपका इंटरेस्ट था, पहले से ही आप स्टडी में बहुत अच्छे थे, या मतलब कैसा रहा आपका? मतलब पहले से आप किस तरह पीछे चले? अगर हम ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बचपन में तो सब बच्चे शरारती होते, तो मैं भी उनमें से एक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने मैट्रिक दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं घर में अकेला बड़ा लड़का था, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, और मुझे मतलब अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था कि अगर मैं हार्डवर्क अभी नहीं करूँगा तो आने वाला फ्यूचर मेरे लिए और मतलब खराब होगा, मतलब बहुत ही डार्कनेस है। तो मैं मतलब ये मेरे जो बड़े लोग हैं जिनका आशीर्वाद था, और मतलब भगवान का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ। बहुत शानदार, बहुत बड़ी बात है ये। और सर, जैसे आपने सीए के एग्जामिनेशन को क्रैक किया, और सीए बनने का आपका एक जिद था कि मुझे बिना कोचिंग के सीए बनना है, लेकिन ये जिद आई कब? मतलब सीए आपको पहले से बचपन से ही बनने का शौक था? जब आप 10th में थे, 9th में थे, तभी से आपने सोच लिया था मुझे सीए बनना है? कोई इंस्पिरेशन था आपका? किसको देखकर आपका मन किया कि मुझे जाना है तो इसी लाइन में जाना है? ऐसा मतलब बचपन से तो कुछ नहीं था कि मतलब इसी लाइन में जाना है। 10 तक तो ये भी पता नहीं था कि सीए क्या होता है। जब मैंने मैट्रिक दिया था तो धीरे धीरे जैसे मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया
तो धीरे धीरे पता चला कि सीए बोल के कुछ होता है, उसका फुल फॉर्म भी पता नहीं था। अच्छा। तो मैंने 12 भी क्लियर किया, 12 एग्जाम भी मेरा अच्छा हुआ था, मेरा ऑल असम रैंक भी आया था। लेकिन उसके बाद मुझे उसके बाद भी ऐसा लगा था कि नहीं, मैं सीए नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक मीथ था कि इट्स वेरी टफ, मतलब इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो ये मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है, मतलब मेरा जो स्टडी है कि मैं मतलब बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट होता है वो तीन तरीके से स्ट्रगल करता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो पहला है एकेडमिकली, कोई बच्चा मतलब उसके पास पैसा बहुत है लेकिन वो एकेडमिकली उतना मतलब टैलेंटेड नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर पाए उस स्टेज पे। सेकंड क्या होता है, इमोशनली, कोई बच्चा अपने आप को बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब वो हमेशा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही रहता है। सही बात। तो उस वजह से उसके पास टैलेंट होता है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाता। और यहाँ के बच्चों में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों में आपको वो ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत ही अनटच्ड है, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो मेट्रो सिटीज में मिलता है। अभी सेंट जेवियर्स के बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है वो तेजपुर कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलता। सही बात है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। थर्डली जो होता है फाइनेंशियली क्या होता है कि हर मतलब माँ बाप या हर कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज के मतलब अच्छी कोचिंग दिलाए या वहाँ स्टेज तक ले जाए जहाँ वो बच्चा सक्सेसफुल हो। सही। तो मेरा जो था ये मिक्सचर ऑफ थ्री था। एकेडमिकली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं था और फाइनेंशियली भी इतना मतलब बहुत ज़्यादा घर से, मतलब उतना घर से तो कोशिश करते थे सबकी सपोर्ट करे, लेकिन जितना हो सकता था एक लिमिटेशंस था। और इमोशनली भी मैं, क्योंकि यहाँ मतलब रहा एक छोटे से शहर में, तो वो एक्सपोजर मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने बस ये ठान रखा था कि एक मतलब जिद थी कि करना है, मतलब जो भी लूपहोल्स है उसको भूल के आगे बढ़ना है। सही बात है, सही बात है। नहीं, बहुत शानदार। और ये जो आपने कहा ना कि असम को लेके एक प्यार है मन में कि हम छोटे से यहाँ रह रहे हैं, तो यही कारण है कि हमने इस चैनल की शुरुआत की है। बिकॉज इस चैनल पे मैं चाहता हूँ कि असम को क्यों मतलब अभी भी पिछड़ा हुआ ही कहीं ना कहीं माना जाता है, मतलब असम को भी मतलब मिले, वो बूस्टअप मिलना चाहिए हर फील्ड में। और जहाँ तक कि मैंने देखा है कि असम में मतलब जब भी कोई पर्सन अच्छे लेवल में ग्रो कर रहा होता है वो बाहर चले जाते हैं, बेंगलोर, मुंबई, इधर उधर। एंड मैं तो यहाँ पर इतने लोगों से मिलता हूँ, सबसे मेरा बेटा बेंगलोर में कर रहा है, जॉब कर रहा है, मेरा बेटा फॉरेन की कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि यार असम के लिए भी कुछ करना चाहिए हमें, जरूर, है ना। तो अभी आपको क्या लगता है कि असम का मतलब नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब फ्यूचर है, क्या स्कोप है, क्या लगता है आपको? देखिए, नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियली अगर आप देखें तो नेचुरली और मतलब हर तरीके से जियोग्राफिकली आप देखें तो बहुत ही सुंदर है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग भी मतलब रहते हैं, लेकिन वो एक स्टेज के बाद यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले तो काफ़ी सारे रीजंस थे यहाँ पे, बहुत मतलब मिलिटेंट्स एक्टिव थे, वो मतलब हर जाति के लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन आज के डेट में विदाउट एनी कास्ट रिलीजन यू कैन बिल्ड योरसेल्फ इन दिस स्टेट। तो ये मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे ये चेंजेस आया है तो अभी लोग समझने लगे हैं कि हमें भी मतलब कहीं भी रह के, हम कहीं से भी पढ़ाई करके हम कुछ भी बन सकते हैं। तो ये मतलब ऐसे भी लोग हैं जो छोटे शहर से आके जिन्होंने बड़ा काम किया है, सही बात, तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल है और हमें उन्हें एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ना है। सही बात है। एक चीज़ है शेखर सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप आज की डेट में तेजपुर में यंगेस्ट सीए हैं। मैं था, अभी तो फिलहाल जब मैं बना था तब यंगेस्ट था, लेकिन आज के डेट में मेरे से भी यंग है, लेकिन हाँ उन्हें एक्सपीरियंस कम है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है उतना कम। तो जब आपने लाइक सीए के एग्जामिनेशन क्रैक किए थे, आप वन ऑफ द यंगेस्ट सीए थे असम के, मतलब तेजपुर के है, तो लाइक कभी ऐसा एज फैक्टर आपको कभी प्रॉब्लम आया कि मतलब एक सीए का पदवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मतलब लोगों की पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं लोग, एंड आपको सबके अकाउंट्स मैनेज करने रहते हैं, बहुत सारे इनसाइडर चीज़ें आपको पता होती हैं जो लोग खाली एक ट्रस्टेबल पर्सन के साथ शेयर करते हैं। तो आपकी एज कम थी या आप यंगेस्ट थे, तो उसमें कभी आपको कुछ एज फैक्टर के कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? थोड़ी बहुत इनिशियली हुई थी मुझे ये प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया और मैंने एक वैसी स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कैसे क्लाइंट को लेना है और किसे नहीं लेना। तो पहले मैंने क्या किया कि ऐसे क्लाइंट को टारगेट किया जो खुद ही अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, जो मेरे जैसे ही है, मेरे एज के है,
उनको मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि उनको मैं क्या मदद कर सकता हूँ अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ओके तो जैसे जैसे वो ग्रो होते गए मैं भी धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में ग्रो होता रहा। ओके ओके, फिर धीरे धीरे करके आपको एक्सपोजर मिलने Yes. लगा है और क्लाइंट्स तो मिलने, अभी वो प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल फेस नहीं होती। नहीं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। सीए के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें जानी, लेकिन ये जो जर्नी आपकी रही, मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स आए होंगे, क्योंकि बिना कोचिंग के करना, यहाँ से दोस्त आपको ताने मार रहे हैं या मतलब वो पिन कर रहे हैं, और पीछे से एक फैमिली प्रेशर भी होता होगा कि शेखर यार क्या कर रहे हो आप, आपको लेना चाहिए कोचिंग, क्योंकि ये एक छोटा मोटा एग्जामिनेशन तो है नहीं। आई थिंक आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, मतलब जो आपको मिलेगा वो बोलेगा ही एक बार, कहीं ना कहीं तो एक बार एक पिन तो देते ही होंगे लोग। तो वो मतलब स्ट्रगल फेज भी आपका रहा। तो ये पोस्ट सीए बनने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो चेतन, मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के डेट में ताना जो है ना वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो मुझे तो ताने हर जगह से ही मिलते थे। आप रिलेटिव से बोलो या घर से बोलो या फ्रेंड सर्कल में बोलो, लेकिन आप उस ताने को कैसे लेते हो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाओगे। सही बात है। तो अगर आप पॉजिटिवली लोगे और कंस्ट्रक्टिवली लोगे तो आप, वो कहते हैं ना, जो आप कोई आपके ऊपर पत्थर अगर फेंकता है तो या तो आप उस पत्थर से चट्टान बना लो या उस पत्थर को आप फेंक के बर्बाद कर दो। तो वही है कि मैंने ये, मतलब भगवान की कृपा है मुझ पे, या मतलब ऊपर वाले की कृपा है, या मेरे मम्मी पापा या जो भी घर में बड़े लोग हैं उनकी कृपा है कि मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और उस हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्टिवली लेके अपना, मतलब उसको मुझे पढ़ाई में इफेक्ट होने नहीं दिया, और उससे मैंने मोटिवेशन लेके अपने पढ़ाई में 2 गुना एफर्ट दिया। लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम असम, फ्रॉम डिफरेंट लाइक स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो बहुत से लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक स्टूडेंट लाइफ में ना ये जो ताने वाला फेज होता है, जहाँ पर मतलब हम एक डर में जी रहे हैं कि मतलब क्या होगा, क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और बहुत सारी टेंशन दिन रात दिमाग में चलती रहती है। लाइक रात हो दिन हो, हमेशा दिमाग में वो टेंशन चलती रहती है, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर उस बच्चे पे, उस पर्सन पे फेंका जा रहा होता है। तो कैसे उन्हें उसको डील करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, कुछ व्यूअर्स को आप सजेशन देना चाहें। देखो चेतन, अगर मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अभी जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एकेडमिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली, ये तीनों में से एक प्रॉब्लम तो किसी के लाइफ में रहेगी, वो कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो। किसी में मिक्सचर होता है, किसी में सिंगल हैंडेड एक ही प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपको मैं सिंगल लाइन में बोलता हूँ कि आप में वो पागलपन और वो जिद होना पड़ेगा। सही बात कि आप उस, मतलब एक बार आपने एक टारगेट सेट कर दिया तो उसे पाना ही है, फिर आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। तो अगर आप में वो मतलब दृढ़ता है और वो जिद है कि आप मतलब रात दिन मेहनत करके उस टारगेट के करीब पहुंचो, मतलब बिना कुछ सोचे या बिना किसी की सुने या बिना सोए, मतलब तो आपको वो उस लेवल में काम करना पड़ेगा। सही बात। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट तो सबको पसंद है, तो आप T20 देखते होगे। T20 होता है 3 घंटे का मैच। तो जैसे मैं बाकी एग्जाम को सोचता था कि ये T20 मैच है, ये तो कोई भी क्लियर कर ले। T20 मैच में कोई भी आता है, उसको टेक्निक अगर नहीं भी आता है तो अच्छा खेल के निकल जाएगा। लेकिन टेस्ट मैच खेलने के लिए कोई अगर टेक्निकली साउंड नहीं है तो वो कभी भी टेस्ट टीम में लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो ये आपके पेशेंस का टेस्ट है। अगर कोई पेशेंट है तो वो, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि टेस्ट में जो क्रिकेटर है वही असली क्रिकेटर है, तो यहाँ भी अगर आप वो क्वालिटी लेके आते हैं, पेशेंस, तो आपका यहाँ पे सक्सेस जरूरी है। और सेकंड जो आपका पॉइंट है, उसमें सबसे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप खुद ही मतलब अंदर से अपने आप को चीट कर रहे हो तब तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये 2 क्वालिटी मुझे लगता है कि अगर किसी में है, पेशेंस एंड ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ, तो वो बहुत आगे तक जाएगा। सही बात है, बहुत सही बात है। और एक चीज़ क्या है ना कि मतलब जितना मुश्किल जिस टारगेट को पाना हो जाता है ना, उतने कम लोग उस टारगेट को पाते हैं और उतना ज़्यादा ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अगर चीज़ों को पाना आसान हो जाएगा तो हर कोई पा लेगा, तो उसकी वो कीमत रहेगी नहीं। तो जितना वो कम, मतलब जितना मुश्किल है उतनी ज़्यादा उसकी कीमत है। सर, एक और चीज़ है जो आई थिंक व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे और उन्हें भी कुछ पता चलेगा। हर चीज़ को पाने के पीछे एक मकसद होता है।
लाइक अगर आज की डेट में कोई आईएएस का एग्जाम क्रैक कर रहा है तो उसके पीछे एक पूरा का पूरा उसका मकसद है कि मुझे आईएएस बनने के बाद में मैं ये करूंगा, आईएएस बनने के बाद में मैं वो करूंगा, मेरे को सरकार की तरफ से इतने पैसे मिलेंगे, लोग ये भी सोचते हैं ऊपर से भी कुछ मिलेंगे, बट मतलब सबका एक एक मकसद होता है कि लाइक मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो मुझे ये मिलेगा। आपका क्या मकसद था कि मैं सीए बन जाऊंगा? तो क्या मतलब आप क्या सोचते थे कि मतलब पैसा मकसद था या वो पावर मकसद थी? उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था कि पैसा पावर, बस धीरे धीरे जैसे मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया था तो 12 पास करने के बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि किस लाइन में मेरा मतलब मन लगेगा, मेरा पैशन है और किस लाइन में मैं ये कर सकता हूँ, मतलब सही बात। तो दोनों को मैंने मैच करना शुरू किया। तब मुझे लगा नहीं कि ये सीए मैं कर सकूँगा, मतलब एक अंदर से आवाज़ आई कि ये कर लूँगा मैं। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं करना है अभी, क्योंकि और सीए के बारे में जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो बड़े बड़े आदमी के नाम पता चले कि ये भी सीए है, वो भी सीए है, और एक रेस्पेक्टेड पोजीशन है आज की डेट में सोसाइटी में। सही बात है। तो सीए को बहुत ही ट्रस्टवर्थीनेस और क्रेडिट वर्थीनेस से आदमी ट्रीट करते हैं, ये दो चीज़ है। तो वो रेस्पेक्ट जो था उस वही मुझे खींच लाया कि एटलीस्ट अगर मैं कर भी ना पाऊँ तो भी आधा भी अगर कर लूँ कि जो 3 साल की मेरी इंटर्नशिप है वो भी कंप्लीट कर लूँ तो वो मुझे आदमी बना देगा और एक सोसाइटी में मेरा रिस्पेक्ट हो जाएगा। फेल पास कुछ भी हो लेकिन बस लास्ट तक पहुंचना है। सही बात। बाकी मतलब जो मेहनत है वो तो अपने हाथ में है और बाकी रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, तो जो अपने कंट्रोल में है वो मैंने पूरा 100% दिया। बहुत शानदार। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, लाइक आप अभी मतलब सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आज भी मतलब आपके अंदर में वो जिद है, वो भूख है कि मुझे और करना है और करना है। लाइक आप मुझे बता रहे थे कि मैं एवरी संडे नए नए कोर्सेज करता हूँ, अभी भी मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज को गो थ्रू कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और यही एक चीज़ है जो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये चीज़ भी हमें जान के बहुत अच्छी लगी एंड व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। सर हम और एक चीज़ जानना आपसे ये चाहेंगे कि जैसे सीए का प्रोफेशन आपको इतना पसंद है, मतलब आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या क्या एक एडवांटेजेस हैं सीए के प्रोफेशन में बाकी प्रोफेशन को देखते हुए? मतलब आपको क्या लगता है कि यार ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, या डिसएडवांटेजेस भी अगर आप बताना चाहो? जैसे मैं अगर बात करूँ साइंस की, तो साइंस अगर कोई लेता है या साइंस स्ट्रीम से कोई पढ़ता है तो वो अपने टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा क्या बन सकता है? साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और अगर आर्ट्स जनरली कोई लेता है तो वो सिविल सर्विसेज में जाता है या टीचिंग लाइन में जाता है। तो कॉमर्स के लिए जो सबसे टॉप लेवल वाला कोर्स था, मतलब जिसमें आपका मतलब हर क्वालिटी टेस्ट होगा, वो एक ही कोर्स है पूरी दुनिया में, वो है सीए। तो सीए कोर्स की आज की डेट में तो कोई डिसएडवांटेज है नहीं, मतलब मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन हाँ एडवांटेज की तौर में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोसाइटी में अगर निकलते हो तो आपको लोग मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, आपका एक क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ जाता है और इन टर्म्स ऑफ मनी आप हैंडसम अमाउंट कमा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस में आ सकते हो और मतलब एक ये आप डायनेमिक पर्सन बना देता है ये आपको, मतलब हर चीज़ में। सही बात है, सही बात है। लाइक मैंने तो बहुत से ऐसे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में सुना है जो एक एक कंसल्टेंसी के भी बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो लाइक अमाउंट तो सीरियसली इसमें बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। एंड सीए एग्जामिनेशन को अगर हम क्रैक करें तो वो मतलब आपको कुछ दे नहीं दे वो इंसान बना देता है, आपको मतलब चीज़ें समझा देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और द मेन थिंग इज़ कि पूरी इकोनॉमी हमारी पैसों के ऊपर ही चल रही है और आप उसी की चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ तो बढ़िया ही है। तो सर अभी हम और एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सीए के एग्जामिनेशंस को आपने क्रैक किया, अभी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी 10th जिन्होंने पास आउट किया है और जो लोग अभी 12th पास आउट कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन तो अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं लोगों के, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रीम को चुने कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है या इस स्ट्रीम में जाना है? देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 10th का जो बच्चा होता है वो बहुत ही इमेच्योर्ड होता है, क्योंकि वो 18 साल का भी अभी तक हुआ नहीं। तो उस टाइम लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन कि मुझे किस लाइन में जाना है, ये सब मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर लेते कि मुझे इसी लाइन में जाना है। नहीं, इन द सेंस आर्ट्स कॉमर्स।
हाँ वही मैं बता Science, रहा हूँ। हाँ। अभी आर्ट कभी कभी हम भूल भी कर देते हैं हाँ वही, कि मैं बहुत से दोस्तों के हाँ, साथ हुआ। कि किसी को आर्ट्स लेना था तो वो साइंस ले लिया, हाँ। या कोई साइंस का बैकग्राउंड मतलब उसको सूट करता था, उसने कॉमर्स ले लिया। सही। तो वो बाद में 2 साल बाद उसे रियलाइज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चेंज कर लेते हैं, चेंज करके मतलब सही ट्रैक में आ जाते हैं। और बहुत सारे फैमिली प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो घर पे बोल नहीं पाते और वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा बस एक ही बोलना है कि अगर वो आपको अपना जो डिसीजन है, ये सबसे लाइफ का बड़ा डिसीजन है, तो ये किसी के प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। आपको अगर 2 साल बाद भी लगे कि मुझे चेंज करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे यही करना है। क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर से तो आप गाना नहीं गवा सकते थे क्योंकि वो बॉर्न क्रिकेटर था। तो वैसे ही सबकी कोई स्पेशलिटी रहती है, तो आप जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई करोगे वो आपके लिए अच्छा है। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। और आजकल इतना एडवांस हो गया ज़माना कि अभी यूट्यूब वगैरह जैसे हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे। आज से 10 साल पहले वो अवेलेबल नहीं था। तो ये सब की हेल्प लीजिए, इसे पॉजिटिव तरीके में यूज़ करके आप अपने जो भी स्ट्रीम है उसको चूज। सही बात है, सही बात है। अभी मेरे रिसेंटली भी कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात होती है जिन्होंने अभी जाकर मतलब अपने स्ट्रीम्स को चेंज किया। वो बोलते हैं कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, या तो वही फैमिली प्रेशर या फिर दोस्तों के साथ, मतलब मेरे ग्रुप के सारे लोगों ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो कुछ आप बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स जिनको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, यहाँ तक कि 12th के बाद भी होती है। पहला तो पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए 10 तक हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो एक साइंस रहता है, एक मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। अभी किसी को इंग्लिश में ज़्यादा शौक है तो वो लिटरेचर की तरफ जाए, वो आर्ट्स चूज करे। किसी को साइंस में या मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो या तो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेगा, तो उसे साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहिए। और कोई अगर मैथ्स में अच्छा है, जिसको नंबर्स पसंद है, वो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। तो जनरली थंब रूल तो यही है। लेकिन फिर भी अगर आज जिस तरह से नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें क्या है, मिक्सचर है। अभी ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स रहेगा ही नहीं। किसी को अगर गिटार भी सीखना है, फिजिक्स सीखते हैं, वो सीख सकता है। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कोई बच्चा अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है लेकिन वो फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। फिर भी बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए ये थंब रूल कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसको स्कूल लेवल से ही अपने आप को जज करना चाहिए, या कोई उसका गुरु या उसके मम्मी पापा उसको गाइड करें इस चीज़ में। तो सर आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अचीव कर ही ली हैं, एंड मतलब बहुत से लोगों का सपना होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वहाँ आप पहुँचे हुए हो, अपना सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रहे हो, टैकल कर रहे हो। बट अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी और क्या क्या चीज़ें आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी ये करना है, वो करना है? फ्यूचर गोल्स क्या है बेसिकली आपके? चेतन, अगर मैं गोल की बात करूं तो मेरा एक ही गोल है कि खुश रहना। सही। तो जिसमें आपको खुशी मिले आप वही कीजिए। तो बचपन में जब मैंने जब मैट्रिक दिया, मैट्रिक के बाद मैंने ट्यूशन्स कराना शुरू किया था। ट्यूशन्स मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कराना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें अच्छा लगने लगा, पैसन हो गया कि करा नहीं। जैसे एक दिन भी मैं किसी को समझाता नहीं था या पढ़ाता नहीं था तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था। तो अभी क्योंकि मैं प्रैक्टिस में इतना बिजी हो गया हूँ तो वो टाइम नहीं निकाल पाता हूँ कि मैं ट्यूशन करा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी भी मैं ये स्टार्ट करूँगा कि लोगों को पढ़ाऊँ और कैसे भी करके लोगों को गाइड करूँ, या मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है भगवान ने मुझे जो भी दिया है उसको शेयर करूँ, ताकि लोग वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा। तो मेरा सबसे बड़ा गोल यही है कि भगवान ने मुझे जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, एटलीस्ट मैं जितना मुझसे हो सके उतने लोगों को मेरे साथ या मेरे से ऊपर लेके जाऊँ। यही मेरा फ्यूचर गोल है। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के, एंड डेफिनेटली आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। व्यूअर्स, अगर आप भी शेखर भी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम आपके रिप्लाईज करें एंड कनेक्ट करवा पाएँ आपको डायरेक्टली सर से। तो सर ये बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के, एंड आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कीजिए। हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया आज हमारा पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा रहा। व्यूअर्स, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना इस पॉडकास्ट को,
एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेके कि क्या करना है क्या नहीं, और स्पेशली अगर आप कॉमर्स में हैं तो स्पेशली आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज हमारा बस एक ही मकसद है कि हम असम के यूथ को एम्पावर कर पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये नॉलेज, अपने ये विजन को पहुँचा पाएँ कि वी हैव टू एम्पावर असम, एंड दैट्स वाई हमने स्टार्ट किया है स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट का ज़रूरत है। एंड सर बस हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन के साथ में इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। एंड दोस्तों फिर हम सर को वापस से लेकर आएंगे, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम और क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें सर के साथ में, बिकॉज एक पॉडकास्ट में इतनी सारी नॉलेज के बारे में जो सर के इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट के अंदर में लेकर आना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए पार्ट 2 भी रखेंगे इसका, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जितने व्यूअर्स अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ एक एडवाइस देना चाहें उनको या कुछ बताना चाहें कि लाइफ को लेके आपने अभी तक क्या सीखा, मतलब होती है ना मैंने अपनी लाइफ से ये सीखी है, मतलब हर किसी के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हर किसी के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कोई एक लर्निंग जो आपने अपने लाइफ से ली हो। मैंने यही सीखा अपने लाइफ से कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके पास कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी रुकावट आए, आपका वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आएगा, लेकिन आपको बस ये धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि कल अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज फिर निकलेगा। सही बात। और आपको आपकी मेहनत पे, अपने कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, उसने आपको यहाँ भेजा है तो ज़रूर अच्छा ही सोचा होगा। तो और एक चीज़ है सर, यहाँ से और एक चीज़ निकल के आई, जो आपने कहा, हमने पूरे पॉडकास्ट में जितने बार भी बात की आपने हर बार भगवान एंड मतलब ऊपर वाले को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अभी जो यूथ है हमारा वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है इस चीज़ से, मतलब स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग दूर होते जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से। आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में भी मतलब बहुत यूथ में बहुत कम ही लोग जाते हैं, तो लाइक इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहें। नहीं, अभी तो ये बहुत चेंज हुआ है, मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया है कि अभी बहुत सारे लोग मतलब मंदिर वापस से जाना शुरू किए जब से ये कोरोना महामारी आई। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब हमारे लिए एक सबक था कि हम मतलब भगवान है जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं, और हम नेचुरली या कोई भी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये एक पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज है, हम एक प्लैनेट में रहते हैं, वी आर जस्ट ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आर्ट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देन आर्ट एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है, उस कंट्री के एक कंट्री में हम लोग रहते हैं, उसके एक कोने आसाम स्टेट में हम लोग रहते हैं, उसमें भी करोड़ों की पॉपुलेशन है, और उसमें हम सिर्फ एक ही आदमी है, तो हम क्या है, हम एक डॉट भी नहीं है। तो हमें जो चलाने वाला है भगवान, वो तो सारे संसार पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, तो वो हमसे कितना पावरफुल होगा। तो अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि रिजल्ट्स, इनपुट आउटपुट, इनपुट जो है वो हमारा काम है, आउटपुट जो है वो भगवान का काम है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको आज नहीं तो कल सबको इस पे भरोसा करना ही होगा, अगर वो अपने लाइफ को सही तरीके से जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है, तो आप भगवान से हमेशा कनेक्ट रहिए, उससे आप एक डिवाइन एनर्जी अपने अराउंड फील करेंगे कि मेरे साथ कोई है थर्ड एनर्जी जो मुझे इस काम करने में मतलब आगे बढ़ा रहा है। बहुत शानदार, बहुत डीप आपने इस सवाल का जवाब दिया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड ये बात सच है कि एक यूनिवर्सल पावर है जो हम सबको चला रही है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, आई थिंक आप भी मानते ही होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको हेल्प किया था, आपका जो प्रोसेस, आप कहीं मानते हैं उसको कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक रोल रहा मेरी जर्नी में? हाँ, रोल तो बहुत बड़ा रहा, लेकिन जब मैं ये कर रहा था, मतलब मैं स्टडी कर रहा था, तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। पहले मैंने सीए किया, फिर मुझे एक दिन किताब किसी ने दी कि ये पढ़ो भाई, बहुत अच्छी किताब है। कौन सी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, होंडा ब्राइन जिसके जो राइटर है उनके। ओके। तो मैंने उसको पढ़ा, द सीक्रेट टू हैप्पीनेस, द सीक्रेट। हाँ, तो तब मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो मैं एक्चुअल में कर रहा था 4 साल 5 साल पहले। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये सच में है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। अरे मैं भी मतलब अभी भी हम लोग पूरा विजन बोर्ड बना के हर जगह हमारे पास में विजन बोर्ड रहता है। मैंने भी इस एनर्जी को तब महसूस किया था आज से 1.5-2 साल पहले, जब मतलब
हम कोई चीज़ को चाह रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ रियलिटी में हो रही है। और मैंने भी इसी चीज़ द सीक्रेट बुक से ही हमने इसके बारे में जानना शुरू किया था। सो दोस्तों अब हम बात करने जाएंगे तो ये सेशन ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लाइक हम तो नई नई चीज़ें निकालते रहेंगे, बिकॉज जब वाइब मैच होती है तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और एक पॉडकास्ट बनाएं तो बिल्कुल हमें बताएं। एंड इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्ति करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। जो आपकी टॉप लर्निंग रही, जो चीज़ आपने सीखा, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम देख पाएँ कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं इस 1 घंटे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।